बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लैब 3 की वीडियो नंबर 2 है, जिसके अंदर हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए होंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, पहले डिवीजन करनी है, पहले मॉडुलस लेना है, पहले प्लस करना है या माइनस करना है, क्या हमने पहले रिजॉल्व करना है, प्रोग्राम हमारा कैसे काम करता है हम उसको देखेंगे। फिर हम प्रोग्राम में करके भी देखेंगे। ये प्रोग्राम देखें, टास्क नंबर 3 है। इसके अंदर वो कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये हमने टेबल कंप्लीट करना है। उसमें कह रहा है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एंड द कंप्यूटर। ठीक है, पहले हमने खुद से सॉल्व करना है, फिर हम इसको अपने प्रोग्राम में लेके सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले देखें क्या है 6 + 3 × 5। ठीक है, 6 + 3 × 5 कैसे सॉल्व होगा, मैं साथ साथ ओपन कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग साथ में सुने। पहले सबसे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी। आप लोग जानते हैं, हमेशा से जानते हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन है। 3 × 5 क्या होता है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और फिर वो 6 के अंदर ऐड होगा, तो क्या आंसर आएगा 21। ठीक है, अब प्रोग्राम में करके देखते हैं कि प्रोग्राम में आंसर 21 देता है या नहीं देता। ठीक है जी, ये सिंपल सी एक्सप्रेशन है, करके देखते हैं, इसको चला कर देखते हैं। अच्छा जी, अब लिखते हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट। हम इस एक्सप्रेशन को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टली लिख देंगे, तो वो हमें आंसर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, system.out.println और 6 + 3 × 5। तो ये देखिए प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम पहले क्या लिखते थे, हम कोई स्टेटमेंट लिखते थे डबल कोटेशन के अंदर। डबल कोटेशन में लिखेंगे तो वो हमें उसे एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वेरिएबल के नाम की वैल्यू प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक्सप्रेशन लिख दी, तो क्या करेगा, एक्सप्रेशंस की जो आंसर आएगा वो वहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ इसको सेव करती हूँ लैब 3 के फोल्डर के अंदर, लैब कोड लैब 3, और यहाँ पे इसका नाम क्या है expressions.java ऑल फाइल्स, और ये कर दिया सेव। ठीक है, अब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से ओपन करते हैं CMD को। CMD को ओपन करने के बाद इसको कंपाइल रन करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पे हम लिखेंगे CMD JavaC expressions.java ये हो गया कंपाइल, और उसके बाद जावा एक्सप्रेशंस, ये आ गया आंसर हमारा 21। नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये आंसर लिखा हुआ है 21। ये कैसे आया, 5 × 3 पहले सॉल्व हुआ, उसका आंसर आया 15, 15 फिर ऐड हुआ 6 के अंदर, तो क्या बन गया 21। अब ये देखें सिर्फ 21 लिखा हुआ है, अजीब लग रहा है, तो हम क्या करते हैं साथ कुछ लिखते हैं जो कि वहाँ पे शो हो, पता लग जाए आंसर किसका आ रहा है। तो हम इस सारे को डबल कोटेशन में कर देते हैं, ताकि ये सारे का सारा वहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट हो। 6 + 3 × 5 इक्वल ऐसे प्रिंट हो, उसके बाद इसकी वैल्यू प्रिंट हो। वैल्यू हमने यहाँ पर लिखनी है, तो उसको डबल कोटेशन के बगैर लिखते हैं, ताकि इसको सॉल्व करके इसका आंसर वहाँ पर लिखे। ठीक है, जो कोटेशन में लिखा है वो वैसे का वैसे वहाँ प्रिंट हो जाएगा, जो कोटेशन के बगैर लिखा है उसको सॉल्व करके उसका आंसर वहाँ प्रिंट करेगा। ठीक है, ये कोटेशन में है तो ये वैसे का वैसे प्रिंट होगा, और उसके बाद जो है उसको वो सॉल्व करके उसका आंसर वहाँ प्रिंट करेगा। यहाँ पे एक गड़बड़ है, वो हम इसको चलाने के बाद देखते हैं। JavaC expressions.java ये कंपाइल हो गया, अब ये रन करेंगे। देखें जी आंसर उसने प्रिंट कर दिया 6 + 3 × 5, लेकिन आंसर क्या आया 615। वाई 615, ये इसलिए कि जब हमने एक्सप्रेशंस को लिखा है 6 + 3 × 5 को लिखा है यहाँ पर, तो ये प्लस, ये वाला प्लस तो कंकैटिनेशन का है, और आगे भी प्लस लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि कौन सा प्लस ऐड करने के लिए है और कौन सा प्लस कंकैटिनेशन के लिए है। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या आता है। अब आंसर आ गया 21, सिर्फ वो ब्रैकेट्स लगाने से। ठीक है, वो पिछले प्लस को भी उसके साथ मिक्स कर रहा था, अब हमने अलग कर दिया है, तो इसलिए 21 ही इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अगली एक्सप्रेशन पे। 12 ÷ 2 - 4, यहाँ पे क्या होगा, पहले
पहले इसको वैसे ही लिख लेते हैं ताकि जो हमने वहाँ पे प्रिंट करना है डायरेक्टली वैसे का वैसे वहाँ प्रिंट करना है, तो पहले वो उसको डबल कोटेशन के अंदर लिख लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं 12/2 - 4 को ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले डिवीजन होगी, 12/2 पहले सॉल्व होगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा 6, ऐसे है ना, 12/2 का आंसर आ जाएगा 6, और उसके बाद 6 - 4 क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास एंड पे 2, ठीक है। तो इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कि आंसर 2 आता है या नहीं। कंपाइल कर लिया, रन कर लिया, और ये आंसर आ गया हमारे पास 2। इसके बाद यहाँ से रैंडमली कोई स्टेटमेंट की वैल्यू पिक कर लेते हैं, ठीक है। 14/11 - 4। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या पहले सॉल्व होगा, यहाँ पर डिवीजन भी है, लेकिन यहाँ पर डिवीजन तो पहले सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे क्या पहले सॉल्व होगा 11 - 4, क्यों, क्योंकि वो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर है, ठीक है। वो किसके अंदर है, वो स्मॉल ब्रैकेट्स या उसको पैरेंथेसिस कह लें, वो उसके अंदर है। तो वो आपको पता है कि जो भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डाटा होता है या उसके अंदर जो छोटी एक्सप्रेशन होती है वो पहले सॉल्व होती है, ठीक है, उसके बाद बाकी के ऑपरेटर सॉल्व होते हैं। तो हम इसको लिख के देख लेते हैं, इसको लिखते हैं, इसको चलाते हैं फिर, और आंसर देखते हैं क्या आता है। 12 - 4 का आंसर आएगा 7, जब 14/7 होगा तो आंसर इसका भी 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको चला कर देखते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला प्रोग्राम। इसमें डिवीजन्स हैं, ठीक है। इसमें हमने देखना है कि हमें इंटीजर्स में कौन से आंसर्स मिल रहे हैं और डबल में कौन से आंसर्स मिल रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। तो पहले 6/3 को करके देखते हैं। अब इसमें 6/3 में दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसी प्रोग्राम में लिख लेते हैं, क्योंकि हमने वैसे ही एक्सप्रेशंस लिखनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कमांड लिख लेते हैं पहले कि ये हम टास्क 4 का काम करने लगे हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टास्क 4, यहाँ पर टास्क 3 लिख देते हैं, ठीक है, कि एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं और ये दोनों टास्क हम इसी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। अब टास्क 4 पे हैं। सबसे पहले मैं क्या बता रही थी आप लोगों को कि 6/3 है, तो 6 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। जब दोनों जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं वो इंटीजर्स होंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर में आएगा, ठीक है। चाहे पॉइंट्स में आ भी रहा हो आंसर, लेकिन वो पॉइंट्स के बाद वाले को इग्नोर कर देगा, और जो पॉइंट से पहले वैल्यू होगी वो इंटीजर में उसको डिस्प्ले करेगा। लेकिन इस केस में तो चलें पॉइंट्स के बाद कुछ आ नहीं रहा, तो ऑब्वियस है कि इंटीजर वैल्यू आएगी, 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6/3 क्या होता है 2। इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। सेव कर लिया, कंपाइल, रन, और ये देखें 6/3 2, ये तो बहुत सिंपल था, ये तो सामने शो हो रहा था कि जी दोनों इंटीजर्स हैं, तो आंसर भी इंटीजर आ गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमको ये ऐसा देखते हैं इसमें एक इंटीजर हो और एक हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, 12/5.0, ठीक है। अब उसमें 12 जो है वो इंटीजर है, 5.0 जो है वो क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जब दोनों नंबर्स में से कोई भी एक नंबर, अब यहाँ पर दो नंबर्स दिए हुए हैं, अगर ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर ज़्यादा ऑपरेंड्स होते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, तो उनमें से कम एक हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होना चाहिए। फिर हमारा जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट्स के बाद वाला डाटा लॉस नहीं होगा, हमें पॉइंट्स के साथ आंसर शो होगा, ठीक है। अब 12/5 का आंसर क्या आता है, पॉइंट्स में आंसर आता है 2.4, ठीक है। तो उसने 2.4 शो किया, क्यों शो किया, क्योंकि हमारे पास 12/5 में से एक नंबर फ्लोटिंग था। अब देखिए न्यू ये एक्सप्रेशन है 12/5, 5.5 नहीं, ठीक है, 5, 12 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, ठीक है। 12
डिवाइड बाय 5 इक्वल, अब इसका आंसर क्या आएगा? मैंने आपको बताया कि जब दोनों इंटीजर्स होंगे तो आंसर भी इंटीजर में ही आएगा। तो हमारे पास जब आंसर 2.4 बनता है तो वहाँ से 0.4 को ये इग्नोर कर देगा और आंसर क्या हमें शो करेगा? 2। ये जी यहाँ पे इसने 2 हमें शो कर दिया क्योंकि दोनों इंटीजर्स थे। ठीक है, जब हमें पॉइंट में आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम उन सब में से कम किसी एक को डबल में लेंगे। कोई एक हमारे पास ऑपरेंड डबल में होगा तो हमारा आंसर भी डबल में या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में था 5.0 तो उसने हमें आंसर भी पॉइंट्स में दिया। लेकिन नेक्स्ट केस में दोनों हमारे पास इंटीजर्स थे तो आंसर हमारे पास इंटीजर में आया। ठीक है, अब देखते हैं मॉडुलस क्या होता है। 12 मॉडुलस 5, ये मॉडुलस ऑपरेटर है। ठीक है, ये परसेंटेज का साइन आपको शो हो रहा है ना, ये मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं इसको, या रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कमेंट में ताकि आपको पता लग जाए। मॉडुलस या रिमाइंडर। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग इसको यहाँ मॉडुलस ही कॉल कर लें। ठीक है, मॉडुलस कह लेते हैं इसको। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जब हम कोई डिवीजन करते हैं, डिवीजन करने के बाद हमारे पास जो एंड पे आंसर बच जाता है, जैसे हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा और 10 के बाद बाकी क्या बचेगा 12 में से 2। एंड पे जो हमारे पास आंसर बचता है 2 वो हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, ऊपर भी 2 ही आ रहा है, मतलब 5 2 ज़ार 10 है, वो 2 नहीं बल्कि 5 2 ज़ार 10 करने के बाद जो बाकी बच रहा है 12 में से वो हमारे पास 2 जो है वो आंसर है रिमाइंडर का। रिमाइंडर ही कोई और एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि इसमें दोनों आंसर सेम ही आ रहे हैं, रिमाइंडर का भी डिवीजन का भी। आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि डिवाइड जब हम करेंगे 12 को 5 से तो 5 2 ज़ार 10 होगा, वो जो 2 है वो आंसर डिवीजन करने से आया। लेकिन जो बाकी बचेगा 12 में से, हमने जब 5 2 ज़ार 10 किया बाकी बच गया 2 12 में से, तो उस 2 का हम रिमाइंडर करेंगे। क्यों एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं 7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 7 का मॉडुलस ले रहे हैं 2 के साथ। सेवन मॉडुलस 2। तो अब देखें, जब हम 7 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा और बाकी बचेगा 1। तो यहाँ पे आंसर में 3 नहीं मिलेगा क्योंकि 2 3 ज़ार 6 किया, 3 नहीं मिलेगा, बल्कि जो बाकी बचा है 1 वो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर का क्या मतलब है कि जो हमारे पास डिवीजन के बाद बाकी बच जाता है वो हमारा रिमाइंडर होता है या मॉडुलस का आंसर होता है वो। ठीक है, तो अब मैंने ये 7 मॉडुलस 2 किया तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 1, क्योंकि 2 3 ज़ार 6 हो गया और बाकी बच गया 1, तो इसलिए 1 हमारे पास इस मॉडुलस का आंसर ये आ गया। 7 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप लोगों को आई होप मॉडुलस ऑपरेटर की बात समझ आ गई होगी इसी तरह से। यहाँ पे आप लोगों ने इसकी वैल्यूज़ लिख लेनी है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है जी कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंबाइंड असाइनमेंट अच्छा जी, कंबाइंड असाइनमेंट क्या है पहले पढ़ते हैं। राइट स्टेटमेंट्स यूजिंग कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर टू परफॉर्म द फॉलोइंग। यू विल नीड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल्स विद अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ फॉर राइटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कह रहा है ऐड 6 to x। अब x एक वेरिएबल है, ठीक है, वो कहता है उसके अंदर वेरिएबल के अंदर ऑलरेडी कोई वैल्यू आप रखेंगे पहले, फिर वो कह रहा है उसके अंदर ऐड कर दें 6 को। एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू ऐड करके दोबारा से जो आंसर आएगा उसको उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देने को कहते हैं कंबाइंड ऑपरेटर के थ्रू हम उसको इस तरह स्टोर कर सकते हैं। अब देखें x मैंने कर लिया, वहीं पे मैंने डिक्लेयर किया, वहीं पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया और x की वैल्यू 2 बैकेंड पे स्टोर हो गई वेरिएबल के अंदर। ठीक है, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल, ये हमारा काम हो गया। अब वो कह रहा है ऐड 6 to x।
एक्स की जो भी वैल्यू है, अब हमने रैंडमली 2 ली हुई है वहाँ पे, तो कहता है उसके अंदर 6 ऐड कर दो, ठीक है, ऐड 6 टू एक्स। तो कैसे हम ऐड करेंगे, हमने 6 के अंदर एक्स के अंदर 6 ऐड करना है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, ठीक है। ठीक है, ये क्या करेगा, एक्स के अंदर 6 को ऐड करेगा, ठीक है, एक्स के अंदर 6 को ऐड करेगा, एक्स में 2 पड़ा हुआ है तो 2 प्लस 6 हो जाएगा 8, और फिर वो वैल्यू असाइन कर देगा पिछले वाले एक्स को, यानी कि एक वेरिएबल हमने एक्स बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने कोई वैल्यू ऐड की और दोबारा से स्टोर कर दी उसी के अंदर, ठीक है। ये हमने इस तरह एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 कर लिया, इसको मैंने कमेंट कर दिया। हम ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे बल्कि कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस इज इक्वल टू 6, ये है कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो ऊपर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 ने काम किया है, ठीक है। ये क्या करेगा, एक्स के अंदर 6 को ऐड करेगा और फिर उसको आंसर को एक्स के अंदर स्टोर कर देगा दोबारा से, जैसे वो ऊपर वाली स्टेटमेंट कर रही है, सेम एग्जैक्टली वही वाला काम इसने करना है, बस ये ऑपरेटर हमने डिफरेंट यूज़ किया है, कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब वो नेक्स्ट में कह रहा है सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम अमाउंट। अमाउंट एक वेरिएबल बनाते हैं पहले, उसके अंदर कोई रैंडम वेरिएबल रैंडम वैल्यू स्टोर करते हैं, अमाउंट, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, कोई भी 20 कर ली, ठीक है। अब वहाँ पे वो क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम अमाउंट। अब अमाउंट की जो भी वैल्यू है 20 या जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है 4, तो मैं क्या करूँगी, अमाउंट माइनस इक्वल टू 4, कि अमाउंट के अंदर से माइनस करो 4 और फिर जो आंसर आए उसको फिर से अमाउंट के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। पिछली वहाँ से वैल्यू गायब हो जाएगी, वहाँ पर नई वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4 माइनस करने के बाद। 12 में से 4 माइनस करेंगे, 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16 स्टोर हो जाएगा फिर से अमाउंट के अंदर, वहाँ से 20 गायब, वहाँ पे 16 स्टोर, ठीक है। एक्स की भी समझ आ गई, अमाउंट की भी समझ आ गई। अगला देखते हैं, मल्टीप्लाई वाई बाय 4। अब वाई यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है, वाई डिक्लेयर करते हैं, इंट वाई इज़ इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले ली मैंने, कोई भी आप रैंडम वैल्यू ले लें अपनी मर्ज़ी की, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर कुछ नहीं कहा हुआ उसने। तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई वाई बाय 4। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई का कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। वाई मल्टीप्लाई इक्वल 4, कि वाई के अंदर मल्टीप्लाई करो 4 को और जो आंसर आएगा उसको फिर से वाई में स्टोर कर दो, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करो 4 को, जो आंसर आएगा 12, तो 12 को स्टोर कर दो फिर से वाई के अंदर और पिछली वैल्यू को वहाँ से निकाल दो, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चला कर देखते हैं। लैब 3 के फोल्डर में सेव किया और आई कंपाइलर में जावा सी एक्सप्रेशंस कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट जावा कंपाइल हो गया। अब करते हैं रन कंबाइंड असाइनमेंट, और ये हो गया रन। इसने तो कुछ भी नहीं किया, इसने क्यों कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमने वहाँ पे सारे ऑपरेशन तो परफॉर्म किए हैं लेकिन हमने कुछ डिस्प्ले तो किया ही नहीं, हमने कोई प्रिंट की स्टेटमेंट तो लिखी नहीं, ठीक है। अब जब तक हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट के अंदर नहीं लिखेंगे ये हमें कैसे शो होंगी, ठीक है। तो इसको हम पहले प्रिंट कर लेते हैं। पहले हम एक मैसेज लिखते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ये है, तो उसके बाद प्लस और यहाँ पे x, ठीक है, x वेरिएबल है, इसकी यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू x यहाँ पे, और यहाँ पे ये x इज इक्वल टू वैसे का वैसे लिखने होगा, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln अमाउंट इक्वल अमाउंट, ये वेरिएबल, उसके बाद है जी y इक्वल y, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं, वैल्यूज़ वही आने चाहिए जो कि चेंज होने के बाद नई वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब मैंने इसको कंपाइल कर लिया, कोई एरर नहीं है, डन किया। ये देखें x इज इक्वल टू 8, अमाउंट इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 12। x पहले क्या था, 2 था, ठीक है। x में हमने क्या ऐड किया, 6, 8 हो गया, उसको फिर से हमने x में स्टोर कर दिया, तो 8 जो है x में स्टोर हो गया था। जब हमने वेरिएबल x को डिस्प्ले किया तो वो 8 शो हुआ। फिर अमाउंट में 20 है, 20 में से 4 माइनस किया तो 16 आ गया। फिर हमने y 3 है, 3 में को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो क्या आ गया, 12।
आगे है डिवाइड टोटल बाय 27, टोटल इज़ वेरिएबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, टोटल का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट टोटल इक्वल, यहाँ पे हम इसको क्या वैल्यू दें, इसको हम कोई भी रैंडम वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि इसने डिवाइड बाय 27 होना है तो हम कोई बड़ी वैल्यू असाइन करते हैं इसको 45, ठीक है। डबल में ले लेते हैं, क्योंकि डिवीजन में के बाद आंसर पॉइंट्स में भी आ सकता है, तो हम उसको डबल में ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर से डिवाइड करना है 27, तो कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है इसका, टोटल, पहले टोटल लिखेंगे, फिर इसका ऑपरेटर क्या होगा, डिवाइड इक्वल, ठीक है, डिवाइड इक्वल 27। तो ये जी डिवाइड हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो टोटल के अंदर दोबारा से स्टोर हो जाएगा। इसको प्रिंट कर लेते हैं, टोटल इक्वल प्लस टोटल। उसके बाद है स्टोर इन एक्स द रिमाइंडर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 7। क्या कहता है, एक्स के अंदर स्टोर करो एक्स का रिमाइंडर, रिमाइंडर किसका, एक्स डिवाइड बाय 7 का, ठीक है। एक्स का हम रिमाइंडर लेंगे एक्स डिवाइड बाय 7 के साथ, तो एक्स रिमाइंडर इक्वल किसके साथ लेना है, एक्स डिवाइड बाय 7 के साथ, ठीक है। तो पहले एक्स डिवाइड बाय 7 का जो आंसर आएगा उसका फिर हमने रिमाइंडर लेना है एक्स के साथ, और फिर उसको हमने स्टोर करना है एक्स के अंदर। बल्कि इसका ये मीनिंग नहीं बनता, बल्कि ये मीनिंग बनता है कि एक्स को डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास फिर उसको हमने एक्स के अंदर स्टोर करना था, यानी कि एक्स मॉडुलस इक्वल 7। जस्ट सिंपल याद था, चलेंगे कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़ी कम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो गई है लेकिन इसी तरह रहने देते हैं। अच्छा जी, मैंने लिख लिया अपडेटेड एक्स और फिर मैंने वहाँ पे एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर लिया। अब कंपाइल किया इसको, ये रन किया और आंसर आ गया 0। 0 कैसे आंसर आया, अपडेटेड एक्स का 0 आ गया और दूसरे एक्स का भी 0 हो गया। कैसे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी पहले 8, ऊपर से वैल्यू यहाँ पे 8, क्योंकि ऊपर वाले एक्स की वैल्यू चेंज हो चुकी थी। 8 डिवाइड बाई 7 क्या हो गया, 1 हो गया। जब हमने मॉडुलस लिया 8 का 1 के साथ, तो एंड पे कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो वो 0 हो गया, ठीक है। अब देखें पिछला एक्स था तो यहाँ पे 8 था, तो 8 डिवाइड बाई 7 1। जब हमने x का मॉडुलस फिर 1 के साथ लिया तो क्या आया, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचेगा। तो आंसर हमारे पास x के अंदर वैल्यू, नई वाली वैल्यू 0 स्टोर हो जाएगी। जो नई वाली वैल्यू वहाँ पर 0 स्टोर होगी वो अब यहाँ पे भी जब हम x को प्रिंट करेंगे तो यहाँ भी वो नई वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी x चेंज हो चुका हुआ है, x में 0 चला गया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे x को 0 प्रिंट किया और जहाँ भी x को प्रिंट किया वहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। हम ऐसा करते हैं, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर लिख देते हैं इस स्टेटमेंट के बाद जहाँ पे हमने उसमें 6 ऐड किया था, ताकि वो उसके फ़ौरन बाद हमें x की वैल्यू शो करे। उसके फ़ौरन बाद x की वैल्यू 8 होगी, वो शो करेगा, फिर नीचे आके x की वैल्यू 0 होगी तो वो वहाँ पे उसकी वैल्यू को 0 शो करेगा। यहाँ पे अब 8 शो होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने उसके फ़ौरन बाद लिख दिया है। इसको मैंने सेव कर लिया है, मैं कंपाइल करती हूँ, कंपाइल करने के बाद रन करते हैं और ये जी वहाँ पे 8 आ गया, हमारी वैल्यू हमें वापस मिल गई और नीचे 0 ही है, ठीक है। ये यहाँ पे था तो इसलिए इसके फ़ौरन बाद वैल्यू जो नहीं थी वो यहाँ पे प्रिंट हुई वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे फिर वेरिएबल की वैल्यू हमने चेंज कर दी, फिर उसके बाद जो वैल्यू हमने प्रिंट की वेरिएबल की वो नई वाली वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। जब भी चेंज करेंगे उसके बाद चेंज वाली वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है जी। इसको अब कर देते हैं क्लोज़। अच्छा जी, अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। इसमें से एरर्स रिजॉल्व करने हैं, ये आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा खुद सॉल्व करने की, क्योंकि ये तो एरर्स आप लोग कर सकते हैं। इसमें कुछ सिंटैक्स एरर्स हैं, कुछ इसमें मिसिंग स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आगे पीछे हो गए हैं, कुछ ब्रैकेट्स के एरर्स हैं। आप लोगों ने ये सारे देख के एक प्रोग्राम नया लिखना है, ठीक है।
ये वाला कमेंट, ये भी एक कमेंट होता है, ठीक है। ये कमेंट क्या करता है, ये पूरी लाइन या 2-3 लाइन में लिखना हो ना, तो हम ऐसे स्टार लगा के और ये वाली हम स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, पूरी बॉडी हमें एक कमेंट के लिए मिल जाती है। ये सारे एरर्स हैं इसके बाद, ठीक है। आप लोगों ने ये एरर्स देख के नया प्रोग्राम लिखना है, मुझे फिर सबमिट करवाना है।